उत्तर प्रदेश के अंडरकवर से जुड़ा एक नाम 90 के दशक ने जिसने एकदम यूपी में आतंक मचा के रखा था और पूरे यूपी में एकदम उसका जलवा था और उसने यहाँ तक कि हर किसी की हत्या, यहाँ तक कि उससे पुलिस, दरोगा, नेता, हर कोई उससे डरता था, ना कि सिर्फ आम जनता। सबकी थर-थर काँपते थे, सबकी फटती थी उससे। आखिर वो इंसान ऐसा क्यों बना? और उसने हाल ही फ़िलहाल में उस टाइम के तत्काल जो मुख्यमंत्री थे उनकी सुपारी ले ली थी 6 करोड़ में। कल्याण सिंह की सुपारी ले ली 6 करोड़ रुपए में। अब आइए जानते हैं ये बंदा है कौन और इसने ऐसा क्यों किया। तो ये लड़का गोरखपुर का एक छोटे से टीचर फैमिली में बिलोंग करता है, टीचर फैमिली से बिलोंग करता है। गोरखपुर के एक छोटे से गांव जो है ममतहा करके कोई एक गांव है, वहाँ से यह बंदा जो है बिलोंग करता है और उसने एक छोटी सी टीचर की फैमिली थी, वहाँ पे वो जन्म लिया था। और पेशे से तो इसको मारपीट का, यानी कि मारपीट का बहुत ज़्यादा ही शौक़ था और ये पेशे से पहलवान था और इसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और इसके पिता ने इसको पहलवान जैसे बनाना तो नहीं चाहते थे कि मारपीट मार धाड़ में, क्योंकि इसको बहुत मज़ा आता था, तो इसलिए ये अपना जो है पेशा इसी में जो है रख लिया कि मुझे यही करना है। और वो पहलवानी करता था और हर पहलवानी में वो जीता करता था, मतलब जहाँ पे भी अखाड़ा होता था वो जाया करता था और वो जीता भी करता था, ऐसा बात नहीं है, जीता भी करता था। लेकिन ट्विस्ट एक दिन आ गई। एक दिन उसकी सिस्टर जो है, उसकी सिस्टर पढ़ने जा रही थी, तो उस पर एक लड़का राजेश तिवारी नाम का लड़का उस पर कमेंट कर देता है, उसे सीटी बजा देता है। अब जयप्रकाश तिवारी, अब इसको भी बता देता हूँ, जयप्रकाश तिवारी इसका नाम है। जो अब इसने उसको देख लिया, सुन लिया उसको जो है सीटी बजाते हुए। अब उसने यही अपना जो है पहला कदम जुर्म की दुनिया में उठाया। वो महज 20 साल की उम्र का था और 20 साल की उम्र में ही उसने उस लड़के, यानी कि जिसका मैंने नाम लिया है, उसकी हत्या कर दी। उसके बाद से जब उसके घर वालों को पता चला और पुलिस वालों को पता चला, तो जो है वह बिना किसी वीज़ा, बिना किसी पासपोर्ट के यह जो है पुलिस को गुमराह करने के लिए इंडिया छोड़कर भाग गया। इंडिया छोड़कर बैंकॉक जाकर भाग गया। अब बैंकॉक में वो खुलेआम घूम रहा है और यहाँ पर पुलिस तलाश कर रही है कि आखिर जयप्रकाश गया कहाँ। अब जयप्रकाश तिवारी छोड़ करके भाग तो गया इंडिया और बैंकॉक में रहने लगा, लेकिन अभी उसके साथ जो प्रॉब्लम आने वाली है वह छोड़ करके फिर इंडिया आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि सोचने वाली बात है, वहाँ पे इतने, मतलब बैंकॉक गया दूसरे देश में, और वो यहाँ के जो है इंडियन करेंसीज, यानी कि जितने भी पैसे थे उसने सारे पैसे खर्च कर दिए, तो उसके पास पैसे की कमी होने लगी। अब पैसे की कमी होने की वजह से वो डायरेक्टली इंडिया वापस आ जाता है। अब इंडिया वापस आने के बाद वह उत्तर प्रदेश में न आकर के वो डायरेक्टली बिहार में आता है। अब देखो ट्विस्ट यहीं पर नहीं है, अभी आगे चल के और भी ट्विस्ट है। उत्तर प्रदेश में, यानी कि अपने गांव न आकर के वो बिहार में आता है। अब बिहार में आने के बाद उसने अपना पूरा मूड जो है बना लिया था कि अब हम क्राइम, यानी कि जो है ये गुंडा माफिया वाली ही ज़िंदगी जिएंगे और जो है हम गुंडा ही बनेंगे। तो बिहार में एक छोटा सा गैंग चलता है, एक वहाँ पे एक गैंग चल रहा था जिसका नाम था कुछ गैंग करके था, मतलब एक गैंग चल रहा था, बहुत बड़ा नाम था उस गैंग का। अब उस गैंग का वो जा कर के हाथ मिलाता है और मेंबर बन जाता है। अब पहली ही शुरुआत वहीं से होता है और वहाँ से आने के बाद, उस गैंग का मेंबर बनने के बाद, उसने जैसे ही वो मेंबर बना, वहाँ पे आने के बाद उसी ज़िले के, यानी कि उत्तर प्रदेश को छोड़ के वहीं के मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों को सीधा इनकाउंटर, यानी कि गोलियों से भून देता है। और इसकी आतंक सिर्फ ना कि उत्तर प्रदेश में ही बल्कि बिहार में भी पूरी फैल गई। अब वह वहाँ से आता है, वहाँ से फिर उसको चांस मिल जाता है एक जो है पुलिस को गुमराह करने का और भी काफ़ी सारी चीज़ें करने की। तो उसको तो भाई साहब बदला लेना था हर चीज़ का, तो वो वापस आ जाता है अपने यूपी में
और लखनऊ के एक बहुत बड़े नामी जिसका नाम था वीरेंद्र प्रताप शाही। वो एक अपराधी भी था और एक बहुत बड़ा नामी गुंडा था, यानी कि इसको बोल लो तो बहुत बड़ा डॉन था इस पूरे अंडर कवर का, मतलब बहुत बड़ा डॉन था। लखनऊ में रहता था और लखनऊ में वो आता है, यानी कि जयप्रकाश तिवारी आता है और उस उतने बड़े नामी गुंडे को सीधा सीधा ठोक देता है। 6 के 6 गोलियां उसके सीने में उतार देता है और एक गोली उसकी खोपड़ी में मार देता है। डायरेक्टली उसकी हत्या कर देता है। इनडायरेक्टली हत्या करने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में ये दहशत पूरी की पूरी फैल गई। अब इतनी दहशत फैलने के बाद कि इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा नामी गुंडा जिसको किसने मारा होगा, तो इसकी जयप्रकाश तिवारी की पूरी जो है एकदम से पूरी इसकी जो है कहर मच गई। इसकी वजह से पूरा हड़कंप मच गया पूरे उत्तर प्रदेश में। और यहाँ तक कि पुलिस नेता जो उसके साथ मिल बैठ कर के काम किया करते थे, उस नेता के उसके साथ, यानी कि जिसका मैं एक बहुत बड़ा नामी वीरेंद्र प्रताप शाही, उसके साथ जो नेताओं का बैठक था, वो नेता लोग अपने काम के लिए उसका इस्तेमाल जब करते थे, उन लोगों की भी जो है रूह कांप उठी। उन लोग भी डरने लगे कि भाई ये कौन आ गया और ये कौन है। और वहीं से शुरुआत हुआ। उसके बाद से ये क्राइम पे क्राइम करता गया, मतलब कि हर सीमाएं पार करता गया। उसके पास किडनैपिंग का, अवैध हथियारों का और भी काफ़ी सारे केसेस थे, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था कि वो उसे जाके अरेस्ट कर सके। देखो, नाम तो सब सुने थे, पर कोई फ़ोटोज़ भी नहीं था, कोई पिक्चर्स भी नहीं था, कोई वीडियोज़ भी नहीं था कि जिसके थ्रू उसको पहचाना जा सके। कोई से देखा भी नहीं था कि यह जो है ये जयप्रकाश तिवारी है कौन। तो इस तरह का सिलसिला चलता रहा। और उसने, एक दिन की बात है, उसने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन उसके बेटे को किडनैप कर लिया। और उसके बेटे को किडनैप करने के बाद से उनसे जो है फिरौती मांगने लगा, यानी कि पैसे मांगने लगा। कितना? 50 लाख रुपए। अब बिजनेसमैन बचाने के लिए अपने बेटे को जाता है, पैसे भी दे देता है, पैसे तो वो ले लेता है, लेकिन उसको भरोसा नहीं था बिजनेसमैन पे, और बिजनेसमैन को वहीं के वहीं टपका देता है। देखो, अब इस तरह से इसका कहर पूरा यूपी में फैल गया था। अब पूरे यूपी में ये कहर फैलने की वजह से पूरी जनता घर से बाहर निकलना छोड़ दी थी। उस टाइम की बात है, हर पुलिस हर रोज़ ढूंढे जा रही थी कि आखिर ये है कौन। पूरी जानकारी, अपनी पूरी रिसोर्स, हर चीज़ चारों तरफ से रिसर्च किया जा रहा था। क्राइम ब्रांच, सब चीज़, साइबर सेल, हर चीज़ एक्टिवेट किया जाता था। सर्वाइलेंस, यहाँ तक कि सब जितने भी जो है पूरे अपने जो है सैनिक थे, जो भी था, सब कुछ पूरी ताकत पूरी उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री ने लगा दी, या यहाँ तक कि केंद्र सरकार की जो भी लगा दी, लेकिन कुछ भी नहीं पता कर पाई उसका। और एक दिन इस सरकार ने एक गठन बनाया जिसमें हमारे प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री, मंत्री और डीजीपी, जो बहुत बड़े अधिकारी लोग होते हैं, इन तीनों लोगों ने बैठ कर के मीटिंग करी लखनऊ मुख्यालय में। और वहाँ पे मीटिंग करने के बाद एक बहुत बड़ी एक टीम 50 लोगों की तैयार करी कि जिसके थ्रू जो है उसको हर शहर में, हर सिटी में, इंडिया के हर कोने में उसको छानबीन किया जाए और उसे पकड़ा जाए। जयप्रकाश तिवारी उसका नाम था, तो नाम से तो सभी लोग जानते थे, पर उसको कोई देखा नहीं था। मतलब उसके इर्द गिर्द तो सब लोग देखे होंगे, बट जो है उसको पुलिस वगैरह के पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि जो है वो यही है। अब इस तरह से वह चलता गया और एक दिन की बात है सन 1997 की। सन 1997 में 7 सितंबर सन 1997 में यह क्या करता है कि दिल्ली में कुछ बातचीत करता है और कुछ जो है अपना डीलिंग जो होता है, मतलब हथियार वगैरह के तहत जो है वो गया था। मुझे नहीं पता, मतलब जो भी है, मैं
थोड़ी स्टोरी जो पढ़ा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको। वो उसके मामले में गया और वहाँ से फिर वापस आ गया, किसी को भी नहीं पता चला। फिर उसका जो है नंबर कहीं से मिल गया, उस जो है पुलिस वालों को उसका नंबर मिल गया। अब उसका नंबर मिलने की वजह से वह अपनी गर्लफ्रेंड जो कि दिल्ली में रहती थी, यानी कि दिल्ली में, उससे बात कर रहा था। अब बात कर रहा था, उससे जो भी बातचीत चल रही थी वह सारी बातचीत इसी तरह से चलती रही। तो पुलिस को नंबर मिल गया था, तो पुलिस ने नंबर सर्वाइलेंस में डाल दिया। अब आप लोगों को यहाँ पे भी एक ट्विस्ट आ रहा है कि पुलिस ने उसका नंबर सर्वाइलेंस पे नहीं डाला, उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर सर्वाइलेंस पे डाला। अब नंबर तो गर्लफ्रेंड का भी था, और जो है जैसे देखो पुलिस का तो अपने भाई बेहतर तरीके होते हैं, तो नंबर गर्लफ्रेंड का ही जो है उन्होंने सर्वाइलेंस पे डाला कि सारी चीज़ें जो है ये उसी से पता चल सकें। धीरे धीरे वो बात करते गया और उसको शक होने लगा, मतलब कि जयप्रकाश तिवारी को शक होने लगा कि कोई हमारी बातों को सुन रहा है, आखिर ऐसा क्या हो गया। तो वो पीसीओ से कॉल करने लग गया। अब पीसीओ से बातचीत करने के बाद वह फ़ोन पे बातचीत करता है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गाज़ियाबाद आता है। अब इस बात की खबर किसी को भी नहीं थी, लेकिन वह गाज़ियाबाद जाने से पहले वह मीटिंग वहीं पे प्लान को कैंसिल कर देता है अपनी गर्लफ्रेंड से, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत शक हो जाता है। और उससे पहले जो है पुलिस को एक और जो है बात को जो है सुनाई देती है, पुलिस को एक और सूचना मिलता है कि वह अपने एक छोटे से इलाके में, यानी कि रंगरेज गली एक है, मतलब वहीं का एक छोटा सा सिटी है, वहाँ पे एक सैलून होता है। उसी सैलून में उसके वह यानी कि जयप्रकाश तिवारी और उसके कुछ और भी साथी थे, वो सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं। कुछ जो है AK-47 लिए थे, AK-47 और कुछ चाकू वगैरह लिए थे, और सारे अपने जो है साथियों के साथ वो वहाँ पे सैलून पे पहुँचता है। अब इस बात की भनक पुलिस को लग गई थी। अब पुलिस पूरी फोर्स के साथ आती है और वहाँ पे जो है उनको चारों तरफ से घेर लेती है। अब चारों तरफ से घेर लेने के बाद वह तो जो है पूरी तरह से गिर जाता है और बेचारा एकदम से परेशान सा हो जाता है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसके जितने भी साथी थे उसमें से उनका एक साथी मारा गया और वह रिवाल्वर तुरंत निकाल लेता है। पुलिस वहाँ पे भी सरेंडर करने को बोलती है, लेकिन नहीं, वह तुरंत फायरिंग शुरू कर देता है। और पूरी जब तक इतना ज़्यादा देर तक फायरिंग होती है कि उसका एक साथी मुनीराम करके था, वो जो है मारा जाता है। लेकिन पुलिस के हथकंडों से वह और उसके साथी सभी लोग बच के निकल जाते हैं। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, वहाँ पे पुलिस में भी एक दरोगा रवि कुमार सिंह थे, उनकी हत्या हो जाती है, यानी कि वो शहीद हो जाते हैं। इस फायरिंग के दौरान वो शहीद हो जाते हैं। अब इन सारी घटनाओं के बाद उनका फ़ोन फिर से ट्रेस किया जाता है उसका, लेकिन फिर भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला, क्योंकि सारे लोग मास्क में थे तो कोई क्लू नहीं मिला। और जो मारा गया था वो थोड़े बहुत ज़िंदा था, उसको लोग हॉस्पिटल ले गए और उसको थोड़ा बहुत होश हुआ, तो जो है थोड़ा बहुत होश हुआ तो पुलिस पूछताछ करने की कोशिश करने लगी और वह खुद की जान खुद ही कर ली। मतलब जैसे जो है ऑक्सीजन उसके मुंह में लगा था और वो निकाल देता है और वो खुद मर जाता है और अपने साथियों का भेद नहीं बताता है। अब चलो यहाँ तक तो ठीक है, अभी और एक ट्विस्ट आने वाला है। मतलब कि इस कहानी में पूरा ट्विस्ट ही ट्विस्ट भरा है। अब देखो ये चीज़ हो गई, उसके बाद से अब वो जाता है अपने अड्डे पर और वो थोड़ा चौकन्ना हो जाता है और अब फिर से वापस बिहार चला जाता है। और बिहार जाने के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री और एक न्यायालय मंत्री होते हैं, जो 2 मंत्री होते हैं, दोनों की इनडायरेक्टली हत्या कर देता है, यानी इनडायरेक्टली उनको गोली मार देता है। अब यह दहशत तो सिर्फ यूपी में थी, अब बिहार में भी पूरी की पूरी फैल गई, एकदम पूरी आग की तरह फैल गई और पूरा एकदम से लोग डरने लग गए उससे। उस टाइम पे सभी लोगों की रूह कांपने लग गई, एकदम से डरने लग गए कि भाई ये क्या हो रहा है और पुलिस और सरकार क्या कर रही है, इसे रोक क्यों नहीं रही है, इसे पकड़ क्यों नहीं रही है। और सरकार ने अपना मुहिम बनाया था, अपना नियम बनाया था, कानून जो भी था वो उसने बनाया था। लेकिन यह सब होने के बाद भी उसने यहीं तक नहीं छोड़ा
उसके बाद से एक एमपी होती हैं साक्षी। अब साक्षी एमपी 1998 की बात है। 7 सितंबर 1998 को एक फ़ोन करती हैं और बताती हैं कि उसने अपने ही प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 7 करोड़ में जो है फिरौती ली है, यानी कि उनको जो है मारने की उसको पैसा मिला है। अब भाई जो है बहुत बड़ी बात हो गई कि इसने ऐसा कर दिया। फिर उसी बीच में फिर से उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है और वह अपनी गर्लफ्रेंड के बगैर रह नहीं पाता है, क्योंकि अभी महज 20 साल की उम्र में वो बहुत बड़ा गुंडा बन चुका था। मतलब कि ये मान के चलो इस टाइम पे वो 25 से 26 साल का हो गया था इस टाइम पे, क्योंकि ये घटना शुरुआत हुई थी सन 1993 में और अभी वो ये घटना 1998 की हो चुकी है। ठीक, तो 20 से 25 से 26 साल जो भी हुआ होगा, अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो इतनी ही एज थी उसकी। अब वह क्या करता है कि सीधा इनडायरेक्टली अपनी गर्लफ्रेंड से फिर से बातें करता है और उसका नंबर ट्रेस किया जाता है, सर्वाइलेंस पे डाला जाता है। तो उसके नंबर से कुछ क्लू नहीं जो है मिलता है, क्योंकि उसका नंबर प्राइवेट था और भी काफ़ी सारी उसमें जो है प्राइवेसीज वगैरह थी, तो इसलिए उससे नहीं पता चलता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर फिर से सर्वाइलेंस पे जो है पुलिस डाल देती है और उस टाइम पे सर्वाइलेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा था। आज के टाइम पे कम हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। तो सर्वाइलेंस पे डालती है वो जो है साइबर क्राइम जो भी होते हैं वो सेल वाले। उसके बाद से उसकी गर्लफ्रेंड से जो है पता चलता है कि वह फिर से मिलने के लिए एक रिजॉर्ट में गाज़ियाबाद के एक होटल में जो है मिलने के लिए वह बुलाता है अपनी गर्लफ्रेंड को। वह नहीं बुलाता बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड भी बुलाती है और वो दोनों ही मिलना चाहते हैं। अब दोनों लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और पुलिस उसको रास्ते में जैसे ही देखती है उसके बाद से वहीं से पीछा करना शुरू कर देती है और रास्ते के पास में ही एक सुनसान जंगल सा रास्ता था। वहीं पर एसपी होते हैं उसमें, मतलब एसपी रविंद्र जडेजा मैं बोल रहा हूँ, रविंद्र प्रताप सिंह, वो आते हैं और वो क्या करते हैं उसको गाड़ी को ओवरटेक करते हैं और आगे ले जाके गाड़ी को खड़ी कर देते हैं। गाड़ी खड़ी करने के बाद चारों तरफ से पुलिस घेर लेती है और वह बंदा जो है पुलिस को सरेंडर करने के लिए पुलिस बोलती है उसको। अब वह बंदा जल्दी से रिवॉल्वर निकालता है और फायरिंग शुरू कर देता है। फायरिंग शुरू करने के बाद से वह वहाँ पे कुछ पुलिस साथी तो वहाँ पे शहीद होते ही हैं, लेकिन आखिरकार लास्ट में उसका भी इनकाउंटर हो जाता है और वो भी शहीद हो जाता है। जब इसकी सूचना उसकी गर्लफ्रेंड को मिली, वह उसकी गर्लफ्रेंड वहीं पे बेचारी सुसाइड कर लेती है। अब इसकी सूचना उसके घर वालों को तो पहले भी पता थी, तो आई होप कि आप लोग समझ ही सकते हैं। तो उसका इनकाउंटर हो गया और वो वहीं के वहीं मर गया, यानी कि ऑन द स्पॉट वो वहीं पे मर गया और उसका इनकाउंटर हो गया। इसके बाद से अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी यहीं पर जो है क्राइम जो है रेट होता है, यहीं पर समाप्त होता है। और उस टाइम पे सर्वाइलेंस का खर्चा काफ़ी ज़्यादा करोड़ों रुपए का था। तो इतना ज़्यादा खर्चा सरकार उठाई और अपना मुहिम बनाई, अपना एक टीम बनाई, जिस टीम के ज़रिए उस जो है विक्टिम को, यानी कि उस जो अपराधी को पकड़ा गया और उसका खेल यहीं पर ख़त्म होता है। यानी कि 8 सितंबर 1998 को उसका जो है खेल पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है और वहीं पे सारी चीज़ें पूछताछ क्या किसी से नहीं, क्योंकि उसकी वहीं पे पूरी जीवन लीला समाप्त हो गई। और इसी की जीवन लीला पे सन 2005 में एक फ़िल्म भी बनी हुई है। यहाँ तक कि एक नहीं बल्कि 3 फिल्म इसी की जीवन लीला पे आधारित बनी है सन 2005 में। यानी कि अगर मैं रियलिटी बता दूं तो मेरा जब जन्म हुआ था तब उसकी फ़िल्म जो है उसी की कहानी के ऊपर एक फ़िल्म बनी थी। अब मेरा जन्म सन तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, तो उस टाइम की यह घटना है। अब इस कहानी पे आपको कैसी लगी बताइएगा और आपकी क्या राय है ज़रूर से बताइएगा। और ये है कहानी मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और जितना ज़्यादा उसको उतना ज़्यादा शेयर करो। बस आज के लिए नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।